हे व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज के सेशन में अपन क्या करेंगे, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है आपका आईडीटी का, उसको डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा, जितने भी उसके एसएम के क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। और इसी तरह आने वाले जितने भी सेशन है उसमें क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर है आपके आईडीटी के उनके सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जितने भी सीरीज आने वाली है इसकी चैप्टर्स की, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 से। एसएम के क्वेश्चन आप खोल लीजिए आपके, ठीक है। चलिए तो चलिए बढ़ते हैं आपके एसएम के क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो रिलेटेड है आपकी सेक्शन 8 से। और सेक्शन 8 बात करती है आपकी कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की। तो एक काम करते हैं, पहले कंपोजिट सप्लाई को डिस्कस करते हैं, फिर मिक्स सप्लाई को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए कंपोजिट सप्लाई क्या होती है। जब एक ही सप्लाई में ना एक से ज्यादा सप्लाईज इन्वॉल्व होती है, जब एक ही सप्लाई में एक से ज्यादा सप्लाईज इन्वॉल्व होती है और वो सारी की सारी सप्लाई ना आपस में क्या नेचुरली कनेक्टेड है, बिल्कुल एकदम नेचुरली कनेक्टेड है, ठीक है। जिसमें क्या कोई एक प्रिंसिपल सप्लाई होगी और बाकी ना उसकी एंसिलरी सप्लाईज होगी। मैंने क्या बोला, एक ही सप्लाई में एक से ज्यादा सप्लाईज इन्वॉल्व है और वो सारी की सारी सप्लाई आपस में नेचुरली कनेक्टेड है। उनमें एक प्रिंसिपल सप्लाई है और बाकी उसकी एंसिलरी सप्लाईज है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम है ना होटल में जाते हैं, तो होटल में हम किस तरह की सर्विस लेते हैं, स्टे की, ठीक है, जिसको ठहरना वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ना स्टे के अलावा ना वहाँ पे ना खाना वगैरह भी मिलता है, आपको लॉन्ड्रिंग की भी सर्विस मिलती है। तो आपने वहाँ आपका पर्पस क्या था, ओनली सिर्फ स्टे का, लेकिन आपने एडिशनल भी जो है ना उसकी वहाँ पे सप्लाई ली है, कौन कौन सी, जिसमें खाना वगैरह भी लिया आपने और लॉन्ड्रिंग वगैरह की भी सर्विस ली है, ठीक है। तो क्या होगा, एक ही सप्लाई में ना मोर देन वन सप्लाईज इन्वॉल्व हुई, ठीक है। ऐसे बात करते हैं, आपने किसी को गुड्स बेचा, तो आपने क्या किया, गुड्स बेचने के साथ में क्या किया, उसको ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटी दी। तो क्या हुआ, एक ही सप्लाई में ना एक से ज्यादा सप्लाईज वापस इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। जिसमें इस केस में क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन की आपने जो सर्विस दी वो इसके एडिशनल थी जो आपने गुड्स बेचा, ठीक है। ऐसे आप बात करते हैं हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट एडमिट होता है ना, तो मेडिकल की तो उसको सर्विस मिलती है, साथ में अगर कोई इन पेशेंट होता है ना तो उसको खाना वगैरह भी मिलता है, ठीक है। तो एक ही सप्लाई थी लेकिन उसके साथ में एक और सप्लाई इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये थी कि एक से ज्यादा सप्लाईज इन्वॉल्व होती है और सारी की सारी आपस में नेचुरल कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। मतलब पब्लिक ऐसा सोचती है कि ये तो साथ में मिलनी चाहिए उसके, ठीक है, नेचुरली कनेक्टेड होती है। इसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है और बाकी ना उसकी एंसिलरी सप्लाईज होती है, ठीक है, मतलब सपोर्टिंग सर्विसेज होती है, समझ लीजिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब एक ही सप्लाई में ना बहुत सारी सप्लाईज इन्वॉल्व होगी ना, तो सभी की रेट क्या अलग अलग होती होती है वैसे तो, ठीक है। बट ऐसे तो क्या ब्लंडर हो जाएगा, अगर बहुत सारी सप्लाईज इन्वॉल्व हो गई, अगर 10 हो गई तो 10 की अलग अलग रेट हो जाएगी। तो ऐसा बोला गया कि अगर कंपोजिट सप्लाई है ना, अगर कंपोजिट सप्लाई है तो उसकी जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी ना उसी की रेट है ना उन पूरी सप्लाईज पे लग जाएगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, कंपोजिट सप्लाई का केस हो गया ना, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको ना जीएसटी रेट लेनी उठानी है वहां पे डिफरेंट डिफरेंट रेट नहीं उठानी है आपको। फिर आपको रेट कौन सी लेनी है, आपको जो प्रिंसिपल सप्लाई है ना उसी की रेट है ना उस पूरी सप्लाई पे लग जाएगी। ओके, तो ये तो होती है आपकी कंपोजिट सप्लाई। अब बात करते हैं आपकी मिक्स सप्लाई की, ठीक है। मिक्स सप्लाई में क्या होता है, सेम एज इट इज, एक ही सप्लाई में एक से ज्यादा सप्लाईज इन्वॉल्व होगी, ठीक है। लेकिन वो सारी की सारी ना इंडिपेंडेंट होगी, एक दूसरे से नेचुरली कनेक्टेड नहीं है वहां पे, ठीक है ना। कोई जोड़ नहीं है वहां पे, यहाँ पे तो का एक जोड़ था, नेचुरल कनेक्टेड थी, यहाँ पे ऐसा कोई जोड़ नहीं है, सब इंडिपेंडेंट एक दूसरे से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर एक ही सप्लाई में ऐसी बहुत सारी जो सप्लाईज इन्वॉल्व है ना, तो क्या होगा, उनमें जो सबसे हाईएस्ट रेट है ना जिसकी, वो उस पूरी सप्लाई पे एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक सपोज सपोज कर लीजिए, एक है ना, एक एक पैकेट है जिसमें क्या है, उस पैकेट में क्या है, उसमें चॉकलेट्स भी है, उसमें कुछ गिफ्ट भी है और उसमें ना हेयर ऑयल वगैरह भी है, एक एग्जांपल ऐसा, ठीक है, ऐसे में। तो इनमें क्या होगा, ये सारी की सारी ना आपस में नेचुरली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, गिफ्ट पैक आपस में नेचुरली कनेक्टेड नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे हाईएस्ट रेट होगी ना जिसकी, वो उस पूरे पैकेट पे लग जाएगी, उस पूरे गिफ्ट के पैकेट पे लग जाएगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन है ये इसी पर डिपेंड है आपका कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई पे। इसमें क्या होता, जैसे सीबीएसई का सर्कुलर आया था, वो क्या बोलता है, जो प्रिंटिंग की सर्विस होती है ना आपकी, वो भी क्या आपकी कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई है। कैसे, उसमें एक से ज्यादा सप्लाईज इन्वॉल्व है, कैसे, जैसे क्या करते हैं, प्रिंट करने वाला है ना, वो क्या करता है, प्रिंटिंग की जो सर्विस देता है ये, साथ में क्या करता है, अपना गुड्स भी लगाता है, मतलब पेपर भी लगाता है। तो एक ही सप्लाई में क्या होगा, एक से ज्यादा क्या होगी, सप्लाई इन्वॉल्व होगी, तो कंपोजिट सप्लाई होगी, ठीक है। इसमें प्रिंटिंग में क्या क्या था आपका, आपके एनवलप हो गए, ब्राउचर वगैरह हो गए, ठीक है, और जो भी आपके ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह, ये सारे के सारे ऐसी जो सर्विस होती है, ठीक है ना, वो सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, ठीक है। और इसको क्या माना है, कंपोजिट सप्लाई माना है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सप्लाईज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी ना सामने वाला जो बंदा होता है ना, वो क्या हमको ओनली कंटेंट देता है कि भैया ये आपको छाप के देना है, और जो छापता है ना, जो प्रिंट करता है, वो क्या करता है, एक तो छापने की तो सर्विस देता है, ये प्रिंटिंग की तो सर्विस देता है, ये साथ में क्या करता है, अपना पेपर भी यूज करता है। तो इस केस में क्या हो गया, दो सप्लाई इन्वॉल्व होगी, एक तो प्रिंटिंग की और एक खुद के पेपर की सप्लाई ऑफ गुड्स भी शामिल हो गया। तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, जो प्रिंटिंग की जो सर्विस है ना, वो प्रिंटिंग की जो सर्विस है वो मेन सप्लाई, इसकी प्रिंसिपल सप्लाई।
तो इस पूरी ना सप्लाई पे क्या होगा, उस प्रिंटिंग की जो रेट है ना वो एप्लीकेबल हो जाएगी, ध्यान रखना। बस यही आपका पूरा क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, जो प्रिंटिंग की जो सर्विस होती है ये क्या आपकी कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, पहली बात तो ये क्यों, क्योंकि इसमें भी एक सारा सप्लाईज इन्वॉल्व है। आप क्या करें, एक तो प्रिंटिंग की भी सर्विस दे रहे हैं और अपना क्या करें, गुड्स भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कंपोजिट मिक्स सप्लाई हो गई। अब इसमें रेट कौन सी एप्लीकेबल होगी, जो आपकी प्रिंटिंग की जो रेट है ना वो एप्लीकेबल है, क्योंकि वो ही इसका मेन काम था, मेन सप्लाई वो ही थी। और बाकी जो पेपर है ना वो उसका क्या है, एंसिलरी सप्लाई है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी पे बेस है। आइए पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है इसके अंदर। देखिए, सत्यमेव प्रिंटर इज अ प्रिंटिंग हाउस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है। इट रिसीव एन ऑर्डर फॉर प्रिंटिंग 5000 कॉपीज ऑफ अ बुक ऑन अ योगा एंड मेडिटेशन ऑथोराइज बाय अ वेल नोन योगा गुरु, मतलब 5000 कॉपीज है ना छापने का एक ऑर्डर मिला उसको, ठीक है। द कंटेंट ऑफ द बुक इज प्रोवाइडेड बाय द योगा गुरु। कंटेंट कौन देगा, वो ही देगा सामने वाला बंदा, प्रिंटर को, सत्यमेव प्रिंटर को, ठीक है। इट इज एग्रीड दैट सत्यमेव प्रिंटर विल यूज इट्स ओन पेपर टू प्रिंट द सेड बुक, ठीक है। मतलब पेपर किसका है, इस प्रिंटिंग हाउस का खुद का ही है। You are required to determine the rate of GST applicable on the supply of printed books by Satyam printer, assuming that rate of GST applicable on a service is 18%। मतलब जो प्रिंटिंग की सर्विस है उस पर 18% है, और जो गुड्स है ना, जो पेपर है उस पर 12% है। तो आपको पता चल गया कौन सी रेट लगेगी, 18% रेट लग जाएगी, ठीक है, पूरी सप्लाई पे। आप उसको लिखना किस तरीके से वो देखते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट कैसे लिखता है इसको चेक करता है। देखिए क्या लिखा है, पहले तो ना कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई को ना डिफाइन कर रखा है, पूरा पूरा कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज इन्वॉल्व होगी, जो कि ना नेचुरली कनेक्टेड होगी, ठीक है, जिसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होगी, ठीक है। अब ये सर्कुलर था जो मैंने आपको बताया था, जो प्रिंटिंग हाउस का जो केस होता है ना वो कंपोजिट मिक्स सप्लाई में कवर होता है, ठीक है। उन्होंने बोला सप्लाई ऑफ बुक्स, पेपर, पैम्पलेट, सॉरी ब्राउचर, एनुअल, अपने एनुअल रिपोर्ट, सारी की सारी क्या हो जाएगी आपकी कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई के लिए बोल दिया, ठीक है। अब वही वही बात यहाँ बता रहा है कंपोजिट सप्लाई के बारे में, एक कंपोजिट सप्लाई के बारे में बता रहा है, ठीक है। कंप्राइजिंग ऑफ टू, जो कि क्या होगी, उनमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होगी, ठीक है, एक प्रिंसिपल सप्लाई होगी। अब प्रिंसिपल सप्लाई को यहाँ डिफाइन कर रखा है। प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है, जो प्री डोमिनेंट एलिमेंट कवर करती है इस पूरी सप्लाई की, वो प्रिंसिपल सप्लाई होती है। वही बात घुमा फिरा के लिखी, ठीक है। फिर ये वो बात आ गई, देखिए कि composite supply of a printing of a books, pamphlet, brochure, annual report and like where only content is supplied by the publisher। publisher क्या दे रहा है, only content दे रहा है, and the person who own the use right to the intangible input while the physical input including paper used for printing belong to the printer। मतलब papers वगैरह किसके, उस printer हाउस के खुद के। supply of a printing is the principal supply, मतलब printing का जो काम है प्रिंसिपल सप्लाई हो गया, ठीक है। एंड therefore such supply would constitute supply of service, मतलब पूरी सप्लाई को क्या मान लेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे, और रेट कौन सी लग जाएगी, 18%। ये 18% रेट लगा दी थी, ठीक है। अकॉर्डिंगली इन द गिवन केस सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स सत्यमेव प्रिंटर इज अ कंपोजिट सप्लाई वेयर इन द प्रिंसिपल सप्लाई इज द सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग सर्विस, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई हो गई, और इसमें मेन सप्लाई कौन सी हो गई आपकी, प्रिंसिपल सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस की प्रिंटिंग की, ठीक है ना। और वही रेट पूरे इस पे लग जाएगी, ठीक है, पूरी सप्लाई पे लग जाएगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है आपकी सेक्शन 71C से। 71C क्या है, 71C में वो ट्रांजेक्शन आते हैं जहां पे ना विदाउट कंसिडरेशन भी ना उसको सप्लाई मान लिया जाता है, उन ट्रांजेक्शनों को जहां पे क्या है कंसिडरेशन नहीं है, जो कि एक मेन कंडीशन है सप्लाई होने के लिए। फिर भी है ना उसमें कुछ 4 केसेस बता रखे हैं जहां पे क्या होगा, विदाउट कंसिडरेशन भी है ना आपके ट्रांजेक्शन को सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है ना उसी पे बेस है, 71C पे, ठीक है, जहां पे क्या होगा, पैसा नहीं होगा लेकिन फिर भी है ना उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या लिखा है, सुदामा एसोसिएट अ रजिस्टर्ड सप्लायर disposes the computer owned by the business, ठीक है, without consideration, and it has not claim input tax credit on such computer, examine whether the disposal of a computer by the Sudama associate qualifies as deemed supply under schedule 1 of the CGST Act 2017। देखिए ये जो शेड्यूल 1 है ना, ये वही शेड्यूल है जिसमें ना 4 ट्रांजेक्शन ऐसे दे रखे हैं जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन आपकी ना ट्रांजेक्शन को सप्लाई मान लिया जाएगा, ओके। तो उसमें एक है ना ट्रांजेक्शन आता है जहां पे क्या होता है, आपने क्या किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले लिया है, आपने कोई बिजनेस असेट्स खरीदी, उस पर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया और आपने ना उसको ट्रांसफर कर दिया या परमानेंट उसका डिस्पोजल कर दिया विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन। तो वो बोलता है कि अगर आपने ऐसा किया है तो हम उसको सप्लाई मान लेंगे, बट वहां पे कंडीशन क्या थी, वहां पे आपने क्या किया, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रखा है। बट इस क्वेश्चन में क्या है, आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ही नहीं लिया है। देखिए साफ साफ बोल रहा है ना,
इट हैज नोट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये फिर वो वाला केस नहीं है। उसमें तो क्या होता है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होगा, फिर आपको परमानेंट उसका ट्रांसफर करना होगा, तभी जाके वो क्या होता है वहां पे उस शेड्यूल में आता है और विदाउट कंसिडरेशन भी उसको सप्लाई मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे ही फेम होगा, देखिए देखते हैं अपन। वो बोला ये डीम्ड सप्लाई है या नहीं, तो ये सप्लाई नहीं है डीम्ड, ओके। देखिए एज पर सेक्शन 71C रीड विथ शेड्यूल 1 ऑफ द CGST एक्ट 2017, ओके, permanent transfer or disposal of a business assets is treated as a supply even through the same is made without consideration। मैंने बोला था आपको कि विदाउट कंसिडरेशन भी होगा ना परमानेंट ट्रांसफर, जिसपे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। However, this provision would apply only if input tax credit has been available on such assets, ठीक है। Therefore, the disposal of computer by Sudama Associate is not a supply as the input tax credit has not been available on the same। input tax credit उसने लिया ही नहीं है, तो क्या इसको सप्लाई नहीं मानेंगे उस शेड्यूल के हिसाब से, ओके। तो आपका सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। की तरफ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो आपका वही कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई पर डिपेंड है, ओके, जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था। तो क्या होगा इस कंपोजिट सप्लाई में, क्या होगा एक से ज्यादा क्या होगी सप्लाई इन्वॉल्व होगी, ओके, और पूरी सप्लाई पे है ना आपकी प्रिंसिपल सप्लाई है ना उसकी रेट एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ना ये सेम उसी पे बेस है, ठीक है। तो आइए इसको एक बार डिस्कस करते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाई करता है द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विस क्या करता है, सप्लाई करता है किसके लिए, बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, ठीक है। वो देता है एक्सकेवेटर फॉर अ रिक्वायर्ड पीरियड एट अ पर आवर रेट, मतलब कोई मशीन है जिसको पर आवर रेट पे देता है, ठीक है। मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ एक्सकेवेटर एट अ पर डे रेट, मतलब उस मशीन को चलाने के लिए बंदे भी है ना प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना, उनको वो ना पर डे के हिसाब से देता है, ठीक है, और मशीन देता है घंटे के हिसाब से। और कोई टेस्टिंग भी करता है, ठीक है, उस टेस्टिंग की भी उसने रेट डिसाइड करके उस हिसाब से उस टेस्टिंग को भी वो क्या करता है, टेस्टिंग की भी सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, सैंपल के हिसाब से वो, ठीक है। द एक्सकेवेटर आर इनवेरिएबली हायर आउट अलोंग विद ऑपरेटर, ठीक है। सिमिलरली एक्सकेवेटर ऑपरेट आर सप्लाई ओनली व्हेन द एक्सकेवेटर इज हायर आउट, ठीक है। मतलब ये बताऊं क्या बोलना चाह रहा है, इस लाइन का क्या मतलब है, बस ये लाइन आपने समझ ली ना, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब जो एक्सकेवेटर है उसके साथ है ना जो ऑपरेटर है ना उसका, वो ना मान लीजिए कि ना जाएगा ही जाएगा, मतलब वो आपस में नेचुरली कनेक्टेड है, ये साफ साफ यहाँ बात लिख रखी है। और मैंने बोला जब नेचुरल कनेक्टेड होंगे ना तो आपका कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई जो आपने पढ़ी थी आपकी, ठीक है ना, सेक्शन 8 में, उसमें जो कंपोजिट सप्लाई थी ना वो यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगी। देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ पे, द एक्सक्यूटर आर इनवेरिएबली हायर आउट अलोंग विद द ऑपरेटर्स, मतलब वो मशीन को दिया जाता है किसके साथ में, ऑपरेटर के साथ में, ठीक है। और सिमिलरली जो ऑपरेटर आर सप्लाई ओनली व्हेन द एक्सक्यूटर इज हायर आउट, मतलब वो जो बंदा है ना, जो बंदा वो भी तभी जाता है जब वो मशीन जाती है, ठीक है ना, मतलब दोनों ना आपस में क्या कनेक्टेड है। जब एक मशीन हायरिंग पे जाएगी ना तो बंदा भी जाएगा, और बंदा जाएगा तो उसके साथ में मशीन भी जाएगी, ठीक है। अब ये शिवाजी की है ना रिसिप्ट दे रखी, देखिए फॉर अ गिवन मंथ द रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी ऑफ अ शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड आर एज फॉलो, ठीक है। अब हायरिंग चार्जेस फॉर एक्सकेवेटर के लिए दे रखा है 18 लाख रुपए, ओके। सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ एक्सकेवेटर 20,000 रुपए, ठीक है। मतलब मशीन जो भाड़े पे दी उससे 18 लाख है, जो उस मशीन को चलाने वाला बंदा था उसको भी उसने सप्लाई की, उसकी सर्विस दी है, मतलब है ना, ठीक है। तो उसके ना उसको 20,000 रुपए मिले। सर्विस चार्जेस फॉर सोइल टेस्टिंग एंड सीस्मिक इवेल्यूएशन एट 3 साइट्स, मतलब 2.5 लाख रुपए आ गए उसके, मतलब कोई टेस्टिंग वगैरह करवाई उससे 2.5 लाख रुपए मिले उसको, ठीक है। तो 3 तरह की उसने सर्विस दी है, देखिए यहाँ पे 3 तरह की सप्लाई करी है यहाँ पे, ठीक है। मशीन दी, यहाँ पे है ना पर्सन भी दिया उसको, और एक टेस्टिंग भी की, तो 3 तरह की इनकम आई है। अब ये जो दो है ना, कौन कौन सी, ये दो है, ये तो क्या आपस में नेचुरल कनेक्टेड है, बट ये टेस्टिंग वाली ना, ये ना नेचुरल कनेक्टेड नहीं इसके साथ में, ठीक है। क्योंकि ना क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला है कि ना कि ये दोनों, जैसे इन दोनों के लिए तो लिख रखा है कि ये इसके साथ ही जाएगा और ये इसके साथ ही जाएगी, ठीक है ना, साफ साफ लिख रखा है कि आपस में ना एक कॉम्बिनेशन बना के दे दिया जिससे आपको क्या समझ में आ रहा है, बट इसके लिए ना ऐसा कुछ भी नहीं बोला यहाँ पे। तो ये क्या इंडिपेंडेंट है सप्लाई, तो इस पे तो है ना
इसकी खुद की जो रेट है वो एप्लीकेबल होगी, लेकिन इन दोनों पे ना एक ही रेट एप्लीकेबल होगी जो कि प्रिंसिपल सप्लाई है। ठीक है, प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी होती है मैंने बताया था आपको, जो क्या करती है प्रीडोमिनेंट एलिमेंट कवर करती है। ठीक है, तो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट किस चीज का है यहाँ पे, आपका ये एक्सकेवेटर का है यहाँ पे, मशीन का। ओके, कंप्यूट द जीएसटी पेबल बाय शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, for the given month, assuming that the rate of GST to be as under hiring of excavator 12% और supply for main power services एंड सोइल टेस्टिंग उसकी दे रही 18%। तो 18% तो किस पे लगेगी, 2.5 लाख पे, और इन दोनों पे एक ही लगेगी 12%। ठीक है, और वैसे भी ना इसमें देखो, इस बंदे की ना जो यहाँ पे इस 20,000 के लिए कोई रेट नहीं दे रही स्पेसिफिक, तो एक ही रेट है दोनों की, है ना। और आप है ना इन दोनों को जब ये कंपोजिट मिक्स सप्लाई है ना, तो आपको इन मॉनेटरी टर्म्स में भी आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी प्रीडोमिनेंट वाली आपकी वो है सप्लाई। इसमें 18 लाख रुपए मिल रहे हैं, इसमें 20,000 रुपए मिल रहे हैं, तो प्रीडोमिनेंट कौन सी होगी, हायरिंग चार्जेस आ गए ना उसकी, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए आंसर को देख लेते हैं एक बार, आंसर किस तरीके से प्रेजेंट किया है इंस्टीट्यूट ने। देखिए अब वैल्यू ऑफ सप्लाई देखिए, पहली आपकी हायरिंग चार्जेस फॉर एक्सकवेटर। ठीक है, 18 लाख रुपया है, 12% लगा दिया, जीएसटी पेबल हो गया। ओके, सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई फॉर मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ एक्सक्यूवेटर क्या हो गया, 20,000 रुपए आए थे, उससे 12% के हिसाब से 2400 रुपए क्या बन गया, जीएसटी पेबल बन गया। ओके, फिर सर्विस चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग आया 2.5 लाख रुपए, 18% इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट रेट लगेगी इसके ऊपर 45,000 रुपए, तो आपकी जीएसटी की लायबिलिटी ये बन गई। पूछा क्या था उसके अंदर, आपसे पूछा क्या था, यही तो पूछा था। देखिए कंप्यूट जीएसटी पेबल। ठीक है, तो जीएसटी पेबल अपन ने निकाल ही लिया। अब इसमें क्या कोई इनपुट टैक्स की तो कोई डिटेल दे नहीं रखी है, तो पूरा का पूरा पेबल हो जाएगा वो। देखिए पूरा का पूरा आउटपुट टैक्स है, पूरा का पूरा लायबिलिटी बन जाएगी। अब यही बात यहाँ पे वो नोट्स में लिखी देखिए, नोट्स में कि सोइल टेस्टिंग तो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और वो जो एक्सकेवेटर जो साथ में है वो क्या होगी आपकी, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई होगी। देखिए कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई होगी, और उस पर क्या होगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी ना उसकी जो रेट एप्लीकेबल हो जाएगी 12% वाली। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा सर्कुलर पे बेस है। अगर आपने उस सर्कुलर को ढंग से समझ लिया तो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल इजी वे में सोल्व हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उस सर्कुलर को ना एग्जाम्पल फॉर्म में समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको ना बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाए। तो एक काम करते हैं, इसी को समझ लेते पहले, है ना। तो क्या होता है, कभी कभी ना गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्पेसिफाइड एरिया पे जहाँ पे गवर्नमेंट को क्या नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं ना, उनके एक्सप्लोरेशन के लिए और माइनिंग के लिए क्या करती है, किसी प्राइवेट एंटिटी को पकड़ती है वो, ये ना आप यहाँ से क्या करो, नेचुरल रिसोर्सेज को निकालो और कॉमर्शियल एक्टिविटी करो। ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस। ठीक है, तो उसके एक्सप्लोरेशन के लिए और माइनिंग के लिए क्या करती है, वो प्राइवेट एंटिटी, जो प्राइवेट एंटिटी है ना उसके साथ क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और जो जो बंदा है ना जिसको एक काम मिला है, वो क्या करता है, इसके एवरेज में ना, इसके कंसिडरेशन में क्या करता है, गवर्नमेंट को दो तरह के पेमेंट करता है। एक तो रॉयल्टी देता है ना, और एक प्रॉफिट में ना शेयरिंग देता है। मैंने क्या बोला, दो तरह के पेमेंट देगा, रॉयल्टी और एक जो भी प्रॉफिट है ना उसमें शेयरिंग देगा। तो ये जो प्रॉफिट वाला पॉइंट है ना, इसको एक बार अपन यहाँ पे और देख लेते हैं डिटेल में, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। जो भी प्रॉफिट होगा ना उसमें शेयरिंग देनी है, ये अपन ने बात देख ली। लेकिन प्रॉफिट निकलेगा कैसे, प्रॉफिट निकलेगा कैसे, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो भी सेल हुई पूरे साल में, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू का ना सेल हुई है, और उसमें से टोटल कॉस्ट घटा देंगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका। इस प्रॉफिट में दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट है उसके हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना आपका, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या हुआ है, वो इस पॉइंट से रिलेटेड है, आपके कॉस्ट वाले पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है ना, वो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी की बात पूछ रहा है आपसे इस पॉइंट पे। ये जो कॉस्ट है, मैंने क्या बोला था, ये जो सेल होती है उसमें से टोटल कॉस्ट घटानी है। अब ये टोटल कॉस्ट कौन सी है, ये जो बंदा है ना एक्स लिमिटेड, यहाँ पर एक्स लिमिटेड, वो क्या करता है, ये पूरे सेटअप को लगाने में इसको जो भी खर्चा आता है, जैसे उसने वहां पे ना सेटअप लगाया, उसका ऑपरेशन का खर्चा, जो भी सारा खर्चा लगाया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी खर्चा लगा, वो सारा का सारा क्या होता है, वो खर्चा यहाँ पे लगाता है, उसको ना नाम दिया गया कॉस्ट पेट्रोलियम। ठीक है, कॉस्ट पेट्रोलियम नाम दिया गया पूरी टोटल कॉस्ट को। ठीक है, और सेल कौन सी है, वो जो आपने बेचा वो तो ही सेल आपके पास में, और पूरी टोटल कॉस्ट आपकी कॉस्ट पेट्रोलियम है। तो इसको टी में से सी घटा के, मतलब सेल में से कॉस्ट घटा के, जो भी आपका
बचता है वो प्रॉफिट आता है आपका निकल के, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे बोला ये जो भी आपका ना कोस्ट है ना, ये कोस्ट गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये जो भी सेल आएगी ना उसमें से आप रख लेना, ठीक है ना, उसमें से रख लेना या हम आपको रिफंड कर देंगे, ठीक है। दोनों में से जो भी कंडीशन हो सकती है। तो वो बंदा क्या करता है, उसमें से जो भी सेल होती है ना उसमें से अपना जो पार्ट होता है ना कोस्ट का वो रख लेता है, या उसको रिसीव गवर्नमेंट उसको रिफंड कर देती है। दोनों में से कुछ भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो जो भी पैसा उसने रख लिया ना, जो भी उसको मिला वो पैसा, ठीक है, या गवर्नमेंट से मिल सकता है या वो खुद रख सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो खुद की कॉस्ट है, वो उसकी कॉस्ट है, वो कोई उसकी इनकम नहीं है, वो कोई इनकम नहीं, उसने वो कॉस्ट इनकर्ड करी थी, ठीक है, उसकी वजह से इनकम आई है। तो जो भी उसको ना ये कॉस्ट पेट्रोलियम का जो भी हिस्सा मिलेगा ना उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, वो तो उसकी बिजनेस की कॉस्ट है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि उसने ना गवर्नमेंट के लिए कुछ काम किया है उसके बाद में गवर्नमेंट उसको पैसा ये दे रही है कि रख ले, ये ऐसा नहीं। ये कोई वो नहीं है, ये बिजनेस कॉस्ट है उसकी, ठीक है। उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था गवर्नमेंट के साथ में कि मैं ऐसा करूंगा तो ना आप मेरे को पेमेंट दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना उनके बीच में कोई ऐसा पार्टनरशिप था या फिर कोई ज्वाइंट वेंचर था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो कॉस्ट पेट्रोलियम है ना इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये तो उसकी बिजनेस कॉस्ट है, ये कोई इनकम नहीं है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है पूरा का पूरा। देख लीजिए एक बार इसको एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्स लिमिटेड के साथ क्या किया है, लीज पे और उसको लाइसेंस पे ने एक एरिया दे दिया, और ये जो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसके एवज में एक्स लिमिटेड क्या करेगा, रॉयल्टी देगा और प्रॉफिट देगा, देखिए रॉयल्टी दे दिया और प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। अब इस एक्स लिमिटेड को ना माइनर बोलेंगे या ओईपीसी बोलेंगे। ओईपीसी का फुल फॉर्म क्या है, ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब मैंने मतलब प्रॉफिट में भी शेयरिंग देगा, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल सेल माइनस टोटल उसकी कॉस्ट। अब कॉस्ट को यहाँ पे ना कॉस्ट पेट्रोलियम बोलेंगे, और कॉस्ट पेट्रोलियम क्या होती है, टोटल कॉस्ट उसने जो लगाई है सेटअप के लिए, ठीक है, वो पूरी की पूरी कॉस्ट पेट्रोलियम होगी। अब ये कॉस्ट पेट्रोलियम क्या होती है, उसको क्या होती है, रिफंड मिल जाती है, ओके। या वो जब खुद कमाता ना डायरेक्टली तो क्या होगा, वो रख लेगा उसमें से, या जब गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी तो गवर्नमेंट उसको रिफंड कर देगी, ठीक है। कुछ भी केसेस सिनेरियो हो सकता है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, वो उसकी बिजनेस कॉस्ट है, कोई इनकम नहीं है, बस इतना समझना था आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, बिल्कुल इजी में आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मिस्टर कांजीलाल अडानी है, देखिए मिस्टर कांजीलाल अडानी वो क्या है, एक ओईपीसी है। देखिए ये जो अपना अभी एक्स लिमिटेड था ना उसकी जगह मिस्टर कांजीलाल अडानी है, जो कि रजिस्टर्ड इन द जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। ही एंटर्ड इनटू अ प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, पीएससी में उतरा है वो किसके साथ में, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, where he gets a license to exploit and sell the petroleum crude and natural gas from the government in alibet oil field in lieu of a royalty and share of profit petroleum। मतलब वो रॉयल्टी देगा और शेयर देगा प्रॉफिट में, ठीक है। इन द मंथ ऑफ जून मिस्टर कांजिला अडानी एक्सप्लोर द पेट्रोलियम रिजर्व्स एट alibet oil field and he got a portion of the petroleum silt वर्थ 3 lakhs एज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन। मतलब ये जो बात थी ना बस इसमें यही है, यहाँ तक देखो पूरा पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं पे डिपेंड हो जाएगा आपका ना। दिस पेट्रोलियम सिल्ट इज अ पार्ट ऑफ कोस्ट पेट्रोलियम एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद द गवर्नमेंट। एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द पेट्रोलियम सिल्ट रिसीव बाय द मिस्टर कांजिला अडानी। मतलब उसको जो पेट्रोलियम सिल्ट क्या था, कोस्ट पेट्रोलियम था। देखिए पेट्रोलियम सिल्ट क्या है, आपका कोस्ट पेट्रोलियम का पार्ट है। तो क्या होगा, मैंने आपको बताया कोस्ट पेट्रोलियम के एवरेज में जो भी पैसा मिलेगा ना उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बस आपको ये बताना था पूरे क्वेश्चन में आपको। अब आंसर में भी ये लिखा है, देख लीजिए उसके। देखिए ये लिखा, compensation is received by Mr. Kanjilal Adani in the form of petroleum silt, which as per the contract with the government of Gujarat is a part of coast petroleum का part होगा, ठीक है। और coast petroleum is not a consideration received by the OEPC for the service provided to the government under a PSC, ठीक है, and thus not taxable। मतलब वो कोई सर्विस नहीं दे रहा था उसको, ठीक है, उसने खुद के लिए किया है सारा का सारा। The reason for the same is that the contractor carry exploration and production of the petroleum for themselves, not as a service to the government, ठीक है। अब उसने वहां पे एक्वायर किया राइट टू एक्सप्लोर सेल पेट्रोलियम इन लिeu ऑफ रॉयल्टी एंड शेयर प्रॉफिट। कॉन्सिक्वेंटली द कोस्ट पेट्रोलियम रिसीव बाय मिस्टर कांजिला अडानी इज नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये था, कोस्ट पेट्रोलियम क्या होगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, वो आपकी कोई इनकम नहीं है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेगेटिव लिस्ट से रिलेटेड है, या शेड्यूल 3 भी जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन दे रखे जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। अगर उस तरह की एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन हुए तो उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो जीएसटी के परव्यू से बाहर है, क्योंकि वो सप्लाई नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सप्लाई नहीं है। तो उसमें ना एक ट्रांजेक्शन आता है
कि ना जब भी एम्प्लॉई ना अपने एम्प्लॉयर को उसके एम्प्लॉयमेंट की टर्म एंड कंडीशन के अंदर जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है ना उस पर जीएसटी नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसमें साफ साफ लिख रखा है किसमें, शेड्यूल 3 में, जिसको अपन नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं, जिसपे क्या होता है जीएसटी नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, उसमें एक ट्रांजेक्शन दे रखा है जहाँ पे ना इम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके एम्प्लॉयमेंट के टर्म एंड कंडीशन के अंडर है ना, उसमें क्या होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसी पे बेस है पूरा का पूरा, इसको देख लेते हैं ये, ठीक है। तो इसमें ना मिस्टर अंगद है, अंगद प्राइवेट लिमिटेड है, कोई कंपनी है, इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, ठीक है कंपनी। एज ए इंसेंटिव अंगद प्राइवेट लिमिटेड पेज एन अमाउंट ऑफ 75,000 टू इट्स सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज एंड एप्लीकेबल टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स एज पर द रेलिवेंट इनकम टैक्स प्रोविजन, ठीक है ना, मतलब टीडीएस भी काट लिया उसने, तो उसको सैलरी 75,000 रुपए दी, ठीक है। अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज अ व्यू दैट जीएसटी इज नॉट लिवेबल ऑन सच इंसेंटिव पेड टू द एम्प्लॉय। वो अंगद का ऐसा व्यू है कि उस पर जीएसटी लगेगा। वेदर द व्यू टेकन बाय द अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज करेक्ट, क्या करेक्ट है क्या, ठीक है। तो हमको ये लिखना है कि हाँ अंगद प्राइवेट लिमिटेड का जो भी व्यू है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो आपकी शेड्यूल 3 है या जो नेगेटिव लिस्ट है उसमें ना एक ट्रांजेक्शन ऐसा है जहाँ पे इसके बारे में कहा गया है कि ना ऐसा जहाँ पे है ना क्या होता है कि इम्प्लॉई है ना, अब यहाँ पे जो उसका इम्प्लॉई है, देखिए इसने साफ साफ वर्ड भी लिखा है यहाँ पे ना, उसने सैलरी दी है इम्प्लॉई को, ठीक है ना, उसने सैलरी दी, इंसेंटिव इंसेंटिव था, तो इंसेंटिव भी क्या होता है, वो सैलरी का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, इंसेंटिव दिया 75,000 रुपए का, जो कि सैलरी का ही पार्ट है। तो कुल मिला के वो क्या एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में आ गया पूरा, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है वहां पे, तो क्या होगा, आपका जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो बस उसका वो जो कंपनी है उसका भी ये व्यू है कि जीएसटी नहीं लगना चाहिए, तो अपन को ये लिखना पड़ेगा कि कंपनी सही है और एज पर शेड्यूल 3, ठीक है ना, ये ट्रांजेक्शन है ये वहां आता है और इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुआ, पूरा का पूरा आपको इसी में लिखना है। इसको मैच कर लेते हैं अपन आपके आंसर से इंस्टीट्यूट के, देखिए ये लिखा है यहाँ पे, यस अंगद प्राइवेट लिमिटेड व्यू इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7 टू रीड विद शेड्यूल 3, मैंने बताया आपको शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई अंडर जीएसटी, है ना, वो क्या है आपकी सप्लाई नहीं है, देखिए साफ साफ बोल दिया, not be treated as a supply under GST. Further, the amount paid as an incentive by Angad Private Limited is not in the nature of gift and thus is not covered under Schedule 1. देखिए गिफ्ट होता है ना, तो उसमें क्या होता है, गिफ्ट है ना 50,000 तक, तो उसको ना आपका टैक्सेबल नहीं किया है, लेकिन 50,000 से ज्यादा जब एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय को जब गिफ्ट देता है ना तो उस पर जीएसटी लग जाता है। तो गिफ्ट तो है नहीं, पहली बात तो वो इंसेंटिव है, तो ये बात उसके लिए बोल रहा है, ठीक है। इनफैक्ट इन द गिवन केस द इंसेंटिव इज अ पार्ट ऑफ सैलरी and is directly linked to the sales target. Therefore, the service provided in the course or in relation to the employment by the employees for which incentive are given to them shall not be treated as a supply. वो supply ही नहीं है, मैंने आपको बोला था। In the light of the above discussion, GST is not leviable on such incentive paid. मतलब कुल मिला के बात यही है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में जो भी एम्प्लॉय ने क्या किया है, अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दी ना और इसके रिस्पेक्ट में उसको इंसेंटिव वगैरह कुछ भी मिला, वो सारा का सारा सैलरी का ही पार्ट है, ठीक है। मतलब वो उसी घुमा फिरा के सैलरी वाली बात होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शेड्यूल 2 से रिलेटेड है। शेड्यूल 2 क्या है, देखिए शेड्यूल 2 में ना ऐसे ना ट्रांजेक्शन और एक्टिविटीज बता रखे जिनको ना स्पेसिफाइड किया गया है कि ये ना सप्लाई ऑफ सर्विस है और ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ओके। जहां पे ना पहले सप्लाई बन चुका था, लेकिन सप्लाई बनने के बाद में भी ना क्लैरिफिकेशन दिया गया कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है और ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज दे रखे हैं। तो शेड्यूल 2 को एक बार देख लेते हैं। उसमें एक जो ट्रांजेक्शन है ना उसी पे बेस आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो एक बार शेड्यूल 2 को देख लेते हैं, आइए देखिए शेड्यूल 2 में क्या बता रखा है, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है और क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है उसके बारे में बताया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट है जिसपे आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा डिपेंड करता है, देखिए पॉइंट नंबर 5 देखिए ना, 5 में है ना ये वाला पॉइंट है आपका, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि किसी के कहने पे कुछ ना करना
या उसके एक्ट को, सामने वाले के एक्ट को बर्दाश्त करना, ये भी एक सर्विस है। देखिए ये क्या लिख रखा है, ये यहाँ पे लिख रखा है सर्विस है। ओके, इसके बारे में बता रखा है। ये पूरा का पूरा जो कॉलम नंबर 5 है ना, पूरा का पूरा सर्विस है। मतलब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देना, वो क्या है आपका सर्विस है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, ये सारा का सारा सर्विस है। तो इसमें ना ये वाला पॉइंट भी कवर होता है, और इसके लिए बता रखा है ये भी सर्विस है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, किसी के कहने पे कुछ ना करना या किसी के एक्ट को टॉलरेट करना भी एक सर्विस देना होता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप सपोज आप सीए बन गए, आपके यहाँ किसी आर्टिकल ने ज्वाइन किया। अब आपने क्या, वो आर्टिकल में सीए बन गया, तो आपने उस ना आर्टिकल को 10 लाख रुपए दिए और बोला ना इस तरह का काम तू जयपुर में नहीं करेगा, या मेरे क्लाइंट से तू डील नहीं करेगा कभी भी, इस तरह का काम तो कभी नहीं करेगा, ये 10 लाख रुपए ले और यहाँ से रवाना हो जा। तो आपने क्या किया, उसको ना काम करने से रोका है, और इसके रिस्पेक्ट में आपने उसको पैसा दिया है। तो ना यहाँ पे उसको बताइए सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, मतलब सप्लाई तो थी, अभी सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, अब इस पे ना जीएसटी तो लगेगा ही, क्योंकि कंसिडरेशन आएगी उसके रिस्पेक्ट में। तो वो यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाह रहा है क्वेश्चन में कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, क्या इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, वो ये पूछ रहा है आपसे। तो बोलेंगे हाँ यस, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है एज पर शेड्यूल, इसका रेफरेंस दे देंगे और बोलेंगे इसके रिस्पेक्ट में आपको पैसे भी मिल रहे हैं। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है, कंसिडरेशन मिल रहा है, और इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है, तो इस पे जीएसटी लग जाएगा। बस आपको ये बताना है इसके अंदर सिंपली। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, XYZ consultancy registered in a Bangalore supply technical consultancy services to its clients. It has been providing technical services to BA Limited, Mumbai since past year. Consideration is settled by BA Limited assignment wise. Okay, BA Limited paid 37 lakhs to XYZ consultancy on 10 January for XYZ consultancy agreeing not to provide similar technical services to any other business entity. मतलब BA ने क्या किया, इसको पैसे दिए हैं किसको, XYZ कंसल्टेंसी को, कि इस तरह की सर्विस है ना और किसी बिजनेस एंटिटी को मत देना। मतलब उसने रिफ्रेन किया है किसको, इस बंदे को, कि ये इस तरह की सर्विस है ना किसी और को मत देना। तो मैंने आपको बता दिया क्या, एक सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसको पैसा मिलेगा इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, और ये क्या है, इसकी बिजनेस का पार्ट ही है, मतलब कुल मिला के है ना, इन इंडिया और अब्रॉड फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 8 ईयर। नेक्स्ट 8 ईयर तक इसको क्या कर दिया, रिफ्रेन कर दिया कि आपको ना नेक्स्ट 8 ईयर तक क्या करना है, किसी को ऐसी सर्विस नहीं देनी है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो क्या हो जाएगा, इस पे जीएसटी लग जाएगा बस। XYZ consultancy is of view that 37 lakhs is not chargeable to tax under GST। ठीक है, तो XYZ बोल रहा है कि भाई इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई, जीएसटी सप्लाई हो गया। ठीक है, कंसिडरेशन मिल गया, इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो गया आपका, तो जीएसटी लगेगा इस पे। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द व्यू टेकन बाय XYZ कंसल्टेंसी इज वैलिड इन लॉ। It may be noted that BA Limited is not ready to pay any further amount to XYZ consultancy in addition to the amount already agreed। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा, इन द गिवन केस XYZ लिमिटेड कंसल्टेंसी इज प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टू BA लिमिटेड। मतलब उसने BA लिमिटेड को कमिटमेंट दिया है कि हम किसी और के लिए क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए उसने 10 लाख रुपए भी ले लिया अगेंस्ट द कंसिडरेशन ऑफ 37 लाख। अभी इसका रेफरेंस दीजिए कहाँ से उठा देगा, शेड्यूल 2 के हिसाब से मैंने बताया था आपको कि इस तरह का क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, एक्टिविटी होती है, तो उसको क्या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, एक पॉइंट है उसके अंदर। तो ये वहां कवर हो चुका है। देयरफॉर द सेम इज लायबल टू टैक्स अंडर जीएसटी, दस व्यू टेकन बाय XYZ कंसल्टेंसी इज इनकरेक्ट। वो इनकरेक्ट भी हो गया उनका। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी सेक्शन 71C से रिलेटेड है। 71C है ना, ऐसे ट्रांजेक्शनल एक्टिविटी को स्पेसिफाई करती है जहां पे ना विदाउट कंसिडरेशन भी है ना उन ट्रांजेक्शन को ना सप्लाई मान लिया जाता है। वैसे तो है ना कंसिडरेशन होना बिल्कुल मस्ट है किसी भी ट्रांजेक्शन में उसको सप्लाई बनने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज बता रखे जहाँ पे ना कंसिडरेशन नहीं होगा, फिर भी है ना उसको है ना सप्लाई मान लिया जाएगा। तो उसमें से ना एक ट्रांजेक्शन आता है जहाँ पे क्या होता है, ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन भी उसको क्या मान लिया जाता है, सप्लाई मान लिया जाता है। ठीक है, अब रिलेटेड पर्सन के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा ना उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। ऐसा कौन सी शेड्यूल बोलती है आपकी, शेड्यूल 1। और पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना उसी पे बेस है आपका, आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आंसर तो वही होगा, एट द एंड क्या हो जाएगा, सप्लाई कंसिडर कर लिया जाएगा एज पर शेड्यूल 1। ठीक है, तो आइए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
क्या लिखा है, मोक्षा भूमि इंडस्ट्री हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ओके, इट स्टोर द फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर बाय इट एट अ डिपोट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। मतलब जो भी गुड्स होगा उसको कहाँ स्टोर करती है, गुजरात में। द डिपोट इज ओन्ड बाय पुण्यमुखी पुण्यभूमि लिमिटेड, अ रिलेटेड पर्सन ऑफ मोक्षा भूमि इंडस्ट्री। मतलब ये क्या इसका रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। जो भी उसका डिपोट है ना, जहाँ पे वो माल जाता है स्टोर के लिए, वो इसका क्या रिलेटेड पर्सन है। क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया आपको। ओके, पुण्य भूमि लिमिटेड हैज नो चार्ज एनी कंसिडरेशन फॉर मोक्षमुखी इंडस्ट्री फॉर द यूजेस ऑफ अ डिपोट फॉर स्टोरेज पर्पस। मतलब इसने बोल दिया उसके लिए कोई पैसे नहीं ले रहा है, तो कुछ पैसे नहीं ले रहा मतलब विदाउट कंसिडरेशन सारा काम करा उसके लिए। वेदर द स्टोरेज ऑफ अ गुड्स परमिटेड बाय द पुण्य भूमि लिमिटेड टू मोक्ष भूमि इंडस्ट्री क्वालिफाइज सप्लाई अंडर जीएसटी, ठीक है। अब वही पूछ रहा है ना कि क्या इसको क्या माना जाएगा, इसको सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो ठीक है, इसमें सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या सप्लाई तो है ही। ओके, अब इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रही है, और विदाउट कंसिडरेशन ये शेड्यूल 1 में कवर हो रही है, तो क्या बोल देंगे, हाँ सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, और ये क्या है आपकी सप्लाई। ओके, तो ये आंसर आपको कैसे इंस्टीट्यूट ने दिया है, देखिए एक बार। देखिए ये आ गया आपका 7(1)(c), इसका रेफरेंस दे दिया एज पर सेक्शन 7(1)(c), रीड विद शेड्यूल 1। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्वालिफाइज एज सप्लाई, ठीक है। मतलब उनके बीच बिना पैसे के भी कोई काम होता है ना, तो उसको मान लिया जाता है। Thus, the storage of the services provided by Punya Bhumi Limited to Moksha Bhumi Industry in the course and furtherance of business qualifies as supply under GST even through no consideration has been charged for the same। मतलब ठीक है, बिना पैसे के भी उसको क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। कृष्ण देवी ट्रेडर बेस इन इंडिया, Ramakrishna, brother of Krishna Devi, is located in China and also engaged in the business of trading of goods। ठीक है, उसका कृष्णदेव ब्रदर है जो चाइना में वो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व है। कृष्णदेव प्लेस एन ऑर्डर विद रामकृष्ण फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ अ सर्टेन गुड्स फ्रॉम लोकल मार्केट इन चाइना। मतलब कृष्णदेव ने रामकृष्ण को कोई ऑर्डर दिया है कि आप है ना ये कोई आइटम जो मैं बता रहा हूँ गुड्स की, वो खरीद लो आप वहां से। बिफोर द शिपमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया, कृष्णदेव सोल्ड सच गुड्स टू क्रिस्टियानो और ट्रेडर लोकेटेड इन ब्राजील। लेकिन उससे पहले ही ना वहां से माल आता है इंडिया। जो कृष्णदेव था जिसने ऑर्डर किया, उसने क्या किया, उस माल को है ना ब्राजील में किसी बंदे को भेज दिया जिसका नाम क्रिस्टियानो है। ठीक है, द गुड्स वर सब्सिक्वेंटली शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू ब्राजील। फिर वहीं से जो माल है ना उसको सीधा दूसरी जगह भेज दिया, चाइना टू ब्राजील भेज दिया। कमेंट ऑफ द टैक्सेबिलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन बिटवीन कृष्णदेव एंड क्रिस्टियानो अंडर जीएसटी इन इंडिया। देखिए ना, ये क्वेश्चन है ना आपका शेड्यूल 3 से रिलेटेड है, जो कि नेगेटिव लिस्ट की मैंने बात की थी आपसे। वहां पे क्या होता है, बहुत सारे जो है ना ट्रांजेक्शन बता रखे हैं, एक्टिविटीज बता रखी है जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो शेड्यूल को खोल लेता हूँ मैं एक बार, आइए ये देखिए। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा है, नॉन सप्लाईज अंडर जीएसटी शेड्यूल 3। ओके, इसका ये पॉइंट नंबर देखिए, 7 नंबर पॉइंट। ठीक है, क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। तो यहाँ पे भी यही हुआ है, जो है ना गुड्स था ना, वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी चाइना से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी कौन सी आपकी यहाँ पे है, ब्राजील, वहां पे चला गया है विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। ठीक है, मतलब बाहर की बार गुड्स का क्या सेटलमेंट हो गया है, इंडिया में वो गुड्स आया नहीं है। तो इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। वो दोनों की दोनों क्या है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है जहां से वो गुड्स का मूवमेंट हुआ है और जहाँ पे वो गया है। ठीक है, वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन होता है ना तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, आपके शेड्यूल में कवर है सीधा सीधा। तो यही आपको उसके आंसर में लिखना है। ठीक है, आंसर चेक कर लेते एक बार। देखिए, देखिए यहाँ पे शेड्यूल 3 का रेफरेंस दे दिया। ठीक है, और बोल दिया वही बात जो अपन ने उसमें पढ़ी अभी, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी to another non-taxable territory without such goods entering into India shall be
treated neither as a supply of a goods है और neither supply of service under GST, ठीक है। Therefore the transaction between Krishnadev and Cristiano shall not be treated as a supply, thus not liable to GST, ठीक है, इसमें GST नहीं लगेगा। ओके, तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। मोहनदास इंटरनेशनल एंटर्ड इनटू ट्रांजैक्शन फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम अ वेंडर लोकेटेड इन इटली। कोई इटली में कोई वेंडर है, उससे उसने क्या किया, कोई गुड्स परचेज किया, ठीक है। ड्यू टू फाइनेंशियल इशू मोहनदास इंटरनेशनल वाज नॉट इन सिचुएशन टू क्लियर द गुड्स अपॉन पेमेंट ऑफ अ इंपोर्ट ड्यूटी। बाद में उसकी सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई, अब उसके पास इतना पेमेंट नहीं है कि वो ड्यूटी वगैरह ये सब पे कर सके, ठीक है। मोहनदास इंटरनेशनल सोल्ड द गुड्स टू राधा कृष्ण एक्सपोर्ट हाउस बाय एंडोर्समेंट ऑफ द टाइटल टू द गुड्स व्हाइल द गुड्स वर इन हाई सील्स। अब क्या, जब गुड्स आ रहा था ना, तो उसने क्या किया, बीच में, है ना, जब वो हाई सी में था, उसने क्या किया, उस माल को बेच दिया। किसको बेच दिया? राधा कृष्ण एक्सपोर्ट हाउस को, ठीक है। बाय कैसे? एंडोर्समेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, ठीक है। मतलब इस कुल मिला के बेच दिया, बस इतना समझ लो आप, ठीक है। द एग्रीमेंट फर्दर प्रोवाइडेड दैट मोहनदास इंटरनेशनल शैल परचेज बैक द गुड्स इन फ्यूचर फ्रॉम राधा कृष्ण एक्सपोर्ट हाउस। बाद में क्या बोला, ठीक है, अभी तो बेच दिया ना, लेकिन वापस खरीद लेगा उससे वो। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अंडर जीएसटी लॉ। अभी टैक्सेबिलिटी पूछ रहा है कि इस ट्रांजेक्शन का क्या ये टैक्सेबल है या नहीं है जीएसटी में, इतना बता दो आप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये भी आपका जो केस है ना, ये आपके उसी शेड्यूल में कवर है। कौन सी वाली में? नेगेटिव लिस्ट वाली में, जिसमें मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। देखिए, वही आपकी शेड्यूल 3, ठीक है। उसका पॉइंट नंबर देखिए 8, उसमें नहीं, देखिए 8 में जो बी वाला पॉइंट है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू अनदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिनल लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस ऑफ फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है। अब इसमें भी क्या हुआ है, वो ना ऑन द वे ही है, मतलब हाई सी में अभी वो आया नहीं है, अभी गुड्स आपके पास, है ना, और उससे पहले उसने क्या कर दिया, उसको बेच दिया, ठीक है। तो इस तरह का जो ट्रांजेक्शन है वो आपकी नेगेटिव लिस्ट में कवर है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। और सेम केस यहाँ हुआ है, इसने भी क्या किया है, जब वो हाई सी में था ना, उसने क्या कर दिया, उसको एंडोर्समेंट ऑफ द टाइटल जो था उसका क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया, किसको? इस दूसरे वाले पर्सन को, जो राधा कृष्ण एक्सपोर्ट हाउस है, उसको बेच दिया उसने, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। अब उसने बोला वो वापस उससे परचेस बैक कर लेगा, ठीक है, तो फिर तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो गया, उसमें क्या हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे जो हाई सी में बेचा ना, हाई सी में बेचा, उस पर क्या होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। ये आपको लिखना है इसके अंदर। आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए, एज पर शेड्यूल 3 हाई सी सेल ट्रांजेक्शन supply of goods by the consignee to another person by endorsement of the document of the title to the goods after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption shall, वो देखिए कुल मिला की बात बोला है, नो और सप्लाई ऑफ गुड्स है और नो और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दोनों ही नहीं है, मतलब, ठीक है ना। Thus the sale of goods by Mohandas International to Radhika Export House in the high sea shall not be liable to GST। तो ये तो हो गया आपकी शेड्यूल 3 वाली बात, ठीक है। अब जो बाद में उसने क्या किया, उसको वापस परचेज करने की बात बोली ना, फर्दर द इंपोर्ट ड्यूटी इंक्लूडिंग, अब जब वो इंपोर्ट करेगा तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कौन पे करेगा? वो राधा कृष्ण जिसने परचेज किया है, वो लिखा है यहाँ पे। फर्दर द इंपोर्ट ड्यूटी इंक्लूडिंग आईजीएसटी शैल बी पेबल बाय द राधा कृष्ण एक्सपोर्ट हाउस एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ द गुड्स एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, ओके। इन केस द गुड्स आर सोल्ड बैक बाय राधा कृष्ण टू मोहनदास, ओके, at a subsequently point of time the same shall be treated as a normal domestic sale transaction and GST shall be applicable on the same subject to the other condition। मतलब बाद में तो नॉर्मल ही हो गया ना, उस पर जो नॉर्मल प्रोविजन होते हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, जीएसटी लग जाएगा जैसे लगना, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है आपका, मिस्टर हैप्पी हैज अ ह्यूज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लोकेटेड एट अ प्राइम लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र, ओके। He has let out his first and second floor to Mr. Peace for a residential purpose in April। तो उसने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर किसको दे दिया? मिस्टर पीस को। मिस्टर पीस सरेंडर हिज टेनेंसी राइट टू मिस्टर सेरेन फॉर अ टेनेंसी प्रीमियम ऑफ 10 lakhs ऑन 1 जून, ठीक है। ये टेनेंसी क्या होता है? टेनेंसी राइट मतलब आप रहने का अधिकार है ना, अगर किसी को ना बेच देते हैं, ठीक है, मैं नहीं रहूंगा, तू रह ले वहां पे, तो आपने क्या किया, एक सर्विस दी है सामने वाले बंदे को, है ना, एक टाइप ऑफ सर्विस हो गया। Mr. Seren has also paid the applicable stamp duty and registration charges on the transfer of the tenancy right, ठीक है। अब इसके जो टेनेंसी राइट होता है ना, उसको बेचने पे क्या है, इसकी स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस किसने पे किए? मिस्टर सेरेन ने पे किए। मोर ओवर मिस्टर सेरेन हैज एग्रीड टू पे अ मंथली रेंट ऑफ 1 lakhs टू मिस्टर हैप्पी। अब क्या होगा, देखिए उसने ये जो बंदा है ना जिसने लिया है सेरेन ने, उसने क्या 10 लाख तो किसको दिए रहने के? मिस्टर पीस को, और 1 लाख रुपए जो मंथली रेंट वो देगा ओनर को, ठीक है। दो तरह के ट्रांजेक्शन है इसमें। तो डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ
टैक्सेबिलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इन द गिवन केस फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, मतलब वो टैक्सेबिलिटी पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए आपको इसमें ना आंसर क्या लिखना होगा, एक तो आपको लिखना पड़ेगा जो भी टेनेंसी राइट है उसके बारे में बताना पड़ेगा कि वो क्या एक सर्विस है, किसके हिसाब से, आपके शेड्यूल 2 के हिसाब से। ठीक है, शेड्यूल 2 के हिसाब से क्या है, वो आपकी सर्विस है, उस पर जीएसटी लगेगा, जो कितना है 10 लाख रुपए। ये जो है ना 1 लाख रुपए जो दे रहा है मंथली रेंट, ये क्या है, ये रेसिडेंशियल पर्पज के लिए दिया हुआ है, रहने के लिए। तो रेसिडेंशियल पर्पज के लिए अगर कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग दी जाती है ना तो एग्जाम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं लगता, ध्यान रखना। ओके, और बाकी इसने ये जो एप्लीकेबल स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो टेंडेंसी राइट पे जो दिया ना उसने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई उसको एग्जाम्प्ट कर देंगे, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन नहीं है जो आपकी नेगेटिव लिस्ट में कवर हो जाए। ठीक है, तो इसके बारे में यही लिखना है आपको। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए ये सर्कुलर बोल रहा है कि है ना, जो आपकी जो एक्टिविटी कौन सी, ट्रांसफर ऑफ अ टेनेंसी राइट अगेंस्ट कंसिडरेशन, ठीक है, इज स्क्वायरली कवर्ड अंडर सप्लाई ऑफ अ सर्विस। मैंने बोला था आपको सप्लाई ऑफ सर्विस है और लायबल टू जीएसटी। ठीक है, it is a form of lease renting of a property and such activities is specifically declared to be service in schedule 2। मैंने बोला था आपको शेड्यूल 2 में क्या है, वो एक सर्विस है। एनी लीज देना, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस आपकी ये बात आ गई। ठीक है, यहाँ पे इस पे लग जाएगा। Although stamp duty and registration charge have been levied on such transaction of a tenancy right, it shall be still subject to GST। चाहे उस पे लग रहा हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी जीएसटी लगेगा। Merely because a transaction supply involve execution of document which may require registration, payment of registration fee and stamp duty would not preclude them from a scope of supply and from the payment of GST। मतलब उस पे लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया ना वो सप्लाई नहीं है, आपकी नेगेटिव लिस्ट में नहीं आ जाएगा। The transfer of a tenancy right cannot be treated as a sale of land and building in Schedule 3। वो Schedule 3 में आती नहीं आपका ये tenancy right। Thus, it is not a non supply under GST and consequently consideration for the said activity shall be attract levy of GST। मतलब उस पर GST लगेगा। Service provided by outgoing tenant by way of surrendering the tenancy right against consideration in the form of portion of tenancy premium is liable to GST। वही बात घुमा फिरा के बोल रहा है। ठीक है, जो अब 10 लाख रुपए है उसके ऊपर लाइबल टू जीएसटी हो गया। ठीक है, और जो मंथली रेंट दे रहा था ना वो एग्जाम हो जाएगा। देखिए कंसिक्वेंटली मंथली रेंट 1000 रिसीव 1 लाख रिसीव बाय मिस्टर हैप्पी फ्रॉम मिस्टर सैलेंस एग्जाम। क्यों? क्योंकि देखिए उसने क्या किया है, रेंटिंग ऑफ अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ अ रेसिडेंस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जाम्प्ट। वो एंट्री नंबर आपका एग्जामिशन वाला चैप्टर है, उसमें क्या है वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो 10 लाख आपके टैक्सेबल हो जाएंगे और 1 लाख आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये लिखना था आपको। नंबर 12 पे आ चुके हैं। 12 के दो पार्ट है, पहले ये पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, रुद्राक्ष कपूर ओनर ऑफ रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी डोनेटेड सम मनी टू दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर। उसने क्या किया, कुछ पैसे ना डोनेट किए किसको, इस चैरिटेबल ट्रस्ट को। द दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम इन द स्कूल रन बाय इट फ्रॉम सच डोनेशन एंड रॉट डोनेटेड बाय रुद्र प्रकाश कपूर इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर ऑन द डोर ऑफ द रूम सो कंस्ट्रक्टेड। मतलब उन्होंने क्या किया, उस पैसे क्या किया, एक रूम बनाया और उसके जो रूम का जो डोर था ना उसके ऊपर लिख दिया कि भाई इस बंदे ने अपने पिताजी की याद में कुछ पैसे डोनेट किए। एग्जामाइन वेदर द मनी डोनेटेड बाय रुद्र प्रकाश कपूर इज लिवेबल टू जीएसटी। क्या इस पे जीएसटी लगेगा? देखिए पहले तो ना प्राइमा फेस ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छा काम किया है, उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो इसी के रिस्पेक्ट में ना क्या हो गया, एक सीबीआईसी ने क्या किया, एक सर्कुलर है ना जारी किया था कुछ टाइम पहले। तो उसमें बता दिया कि अगर कोई भी बंदा किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को क्या करता है, गिफ्ट देता है, डोनेशन देता है, और ये ना उसने अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किया। ठीक है, उसका मेन पर्पस क्या था, सोसाइटी का वेलफेयर करना था। ठीक है, और सामने वाला जो रिसिपेंट था ना उसके ऊपर भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि जो डोनेशन उसको मिल रहा है ना उसके रिस्पेक्ट में उसको कुछ करना पड़े, कुछ एवज में कुछ करना पड़े। तो अगर ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती ना तो जो ये डोनेशन वाला जो काम हुआ है ना उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब क्या बोला आपने, क्या किया, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देना चाहिए या गिफ्ट देना चाहिए, सामने वाले पे कोई इसके अगेंस्ट में कुछ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो है ना उसने बिजनेस के प्रमोशन के लिए नहीं किया, अपने कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए नहीं किया, ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किया है। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है ना तो जो डोनेशन है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें से कोई भी अगर कंडीशन को वायलेट कर देना तो उस पर क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो इस सर्कुलर में इसके आंसर में वही लिखा होगा, चेक कर लेते हैं एक बार, आइए। देखिए सर्कुलर आ गया, has clarified that in case of a donation received by charitable institution, when the name of the donor is displayed in recipient institution premises,
in such a manner which can be said to be an expression of a gratitude and public recognition of a donor act of a philanthropic, मतलब वो जन उपकारी उसका जो दिल है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। एंड इज नॉट एम्ड एट गिविंग पब्लिसिटी टू द डोनर इन सच मैनर दैट इट वुड बी एन एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन ऑफ हिज बिजनेस, मतलब उससे ना उसके बिजनेस को कोई फायदा नहीं हो रहा, मतलब ठीक है, उसको कोई बिजनेस का कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही उसको, ठीक है ना, बिजनेस से रिलेटेड, सिर्फ उसने ना अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किया, जनोपकार के लिए किया है। देन इट कैन बी सेड दैट देयर इज नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, तब तो वो क्या है, सप्लाई ही नहीं है, ध्यान रखना। डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रीटेड एज कंसिडरेशन, लेकिन है ना उसको क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा इफ देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द डोनेशन और गिफ्ट टू डू एनीथिंग, ठीक है, तो उसको क्या सप्लाई मान लिया जाएगा और उस पर क्या हो जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। वही बातें घुमा फिरा के यहाँ बोल दिया, देखो चैरिटेबल ट्रस्ट को देना चाहिए, गिफ्ट और डोनेशन होना चाहिए उसका कैरेक्टर, ठीक है। पर्पज इज फिलैंथ्रोपिक, लीड टू नो कमर्शियल गेन एंड नॉट टू एडवर्टाइजमेंट, तो इस वाले केस में क्या हुआ, सेम यही बात हुई, ठीक है। जो आपका ए था ना, देखिए ए में क्या हो गया, दस द मनी डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इज नॉट लिवेबल टू जीएसटी, ठीक है। उसका बी वाला पार्ट था ना, उसको डिस्कस करते हैं, बी वाले में क्या था। In the above question, if Diva Prakash Charitable Trust had written the door of on the door of the room constructed from the money donated by Rudraksh Kapoor in the school run by it, donated by Rudraksh Publishing House, Ghaziabad UP, would the given transaction activity qualify as a supply, फिर वो सप्लाई बन जाएगा क्योंकि इसके ना बिजनेस का प्रमोशन हो रहा है वहां पे, ठीक है, बिजनेस का प्रमोशन हो रहा है तो क्या बन जाएगा, वो सप्लाई हो जाएगा और उस पर जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। In the given case, is the name of Rudraksh Publishing House as being displayed on the door of the room constructed in the school run by Diva Prakash Charitable Trust. It might be aimed at advertising or promoting his business, ठीक है। There is a direct mention of his publishing house which is being advertised. In such a case, it is a supply of service by Diva Prakash Charitable Trust, मतलब उसके ऊपर ऑब्लिगेशन हो गया ना, वो कुछ कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है, इसकी डिस्प्ले की उसके बिजनेस के नाम की, फॉर अ कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, तो क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा और उस पर जीएसटी लग जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए पहले उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, देखिए क्या लिखा है उसमें। मिसेस काजल रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ जयपुर राजस्थान हैज मेड द फॉलोइंग सप्लाईज इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में उसने ये सप्लाई की है। पहली सप्लाई दे रही है, सप्लाई ऑफ लैपटॉप अलॉन्ग विद लैपटॉप बैग टू अ कस्टमर ऑफ मुंबई फॉर 55,000, ठीक है, जिसमें एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, ठीक है। सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स एट 50 each amounting to rupees 5 lakhs exclusive of GST to Ram Fancy Store in Kota. Each kit consists of one hair oil, one beauty soap and one hair comb. Okay. देखिए इसमें पूछा क्या, पहले वो देखते हैं ना। From the above information, examine each of the above supply made by Mr. Kajal for the month of January and determine the rate of GST applicable on the same, मतलब कौन सी है ना रेट लगेगी, तो रेट के लिए तो आपको पता हो गया कौन सा कंपोजिट मिक्स सप्लाई का क्वेश्चन हो सकता है पूरा का पूरा, ठीक है ना, तो उसी पे बेस ही आपका पूरा क्वेश्चन है। तो पहला देखिए ना, लैपटॉप है ना, लैपटॉप के साथ में बैग जा रहा है, तो ठीक है नहीं, नेचुरली बंडल्ड है, ध्यान रखना। तो क्या होगा, ये जो बैग है ना इसके ऊपर भी जो आपकी लैपटॉप की रेट है ना वो लग जाएगी, ध्यान रखना। तो दोनों की क्या अलग अलग रेटें दी होगी, देखो ये लैपटॉप की दे रखी और बैग की दे रखी, तो कौन सी रेट यूज हो जाएगी आपकी, 18% आपकी यूज हो जाएगी, ठीक है। दूसरे वाले में देखो, सप्लाई फॉर 10,000 किट, ये पढ़ी लिया अपन ने। अब इसमें क्या, ईच किट कंसिस्ट ऑफ वन हेयर ऑयल, वन ब्यूटी सोप और वन हेयर कॉम, ये तीनों ने देखिए इंडिपेंडेंट सप्लाई हो गई, आपस में ना कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई नेचुरली बंडेड नहीं है सारी की सारी, ठीक है। ये सारी की सारी क्या, ये लैपटॉप के साथ में बैग नहीं नेचुरली बंडेड है, लेकिन हेयर ऑयल, ब्यूटी सोप और हेयर कॉम का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये मिक्स सप्लाई हो गई, ये मिक्स सप्लाई होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी रेट लगेगी, इन सब में जो भी हाईएस्ट होगी ना उसकी रेट लगेगी, ध्यान रखना। तो इसमें देखते हैं अपन, हेयर ऑयल की देख लेते हैं, ब्यूटी सोप की और हेयर कॉम की देख लेते हैं। देखिए हेयर ऑयल, ब्यूटी सोप और हेयर कॉम, तो सबसे हाईएस्ट कौन सी है, 28, तो कितनी लग जाएगी उसके ऊपर, 28 लग जाएगी, ठीक है। आपने पढ़ाई था ना सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो कंपोजिट सप्लाई होती है, क्या होता है, एक ही सप्लाई में बहुत सारी सप्लाई इन्वॉल्व होती है फॉर, ठीक है, एक ही सप्लाई में बहुत सारी सप्लाई इन्वॉल्व होती है और सारी नेचुरली बंडल्ड होती है, ठीक है। इन द कोर्स एंड फर्दर बिजनेस को दी जाती है सारी की सारी।
और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होती है। और ये जो आपकी मिक्स वाली होती है वो क्या होती है, एक ही सप्लाई में बहुत सारी सप्लाई तो इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो सारी नेचुरली कनेक्टेड नहीं होती, ठीक है। और उसमें रेट कौन सी एप्लीकेबल होती है, सबसे हाईएस्ट वाली जो होती है क्या होती है, रेट एप्लीकेबल होती है मिक्स सप्लाई में। और आपकी जो कंपोजिट सप्लाई होता है उसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है, बाकी एंसिलरी सप्लाई होती है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल सप्लाई की जो रेट होती है वो पूरी सप्लाई पे लग जाती है आपकी। अब 100 kits are given as a free gift to Jaipur customer, all unrelated on the occasion of the Mr. Kajal birthday. Each kit consists of one hair oil, one beauty soap. Cost of each इतना दे रखा है. Input tax credit has not been taken on the goods contained in the kit. अब देखिए ना इसमें क्या हो रखा है, ये ना फ्री में दिए सारे के सारे। तो आपको बता दूं विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई बन जाता है। उसके अंदर कुछ केसेस दे रखे हैं, कुछ केसेस दे रखे हैं ना आपके, कि किस किस के बीच में होना चाहिए, रिलेटेड पर्सन के बीच में होना चाहिए, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ना सारे के सारे क्या है, ये अनरिलेटेड पर्सन है, पहली बात तो ये रिलेटेड पर्सन नहीं है इसके, ठीक है। और यहाँ पे ना ये उस शेड्यूल में नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये सप्लाई नहीं है उस हिसाब से, ठीक है। ये सप्लाई नहीं, नो सप्लाई, ये लिख देना आप उसके अंदर। और ये वैसे भी अगर वो वाला केस होता, अगर आपके कौन सा जिसपे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है तब जाके सप्लाई बंदा, यहाँ पे वैसे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया नहीं है, ठीक है ना। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ असेट्स करते हैं ना बिजनेस की, आपकी वो वाला पॉइंट होता था, ठीक है। अब इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर, देखिए अब कोई सर्विसेज दे रहा है इसके ब्रदर को, अब रिलेटेड पर्सन को दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ सप्लाई बन जाएगा। और इस सन मैरिज फंक्शन इन इंदौर, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग स्टेट सर्विस 80,000 रुपये। तो इस पे क्या हो जाएगा, ये विदाउट कंसिडरेशन वाली जो शेड्यूल है उसमें कवर होता है, और ये सप्लाई बन जाएगा। और इस पे जो इसकी एप्लीकेबल रेट जो भी होगी उस हिसाब से जीएसटी लग जाएगा। देखिए कौन सी इवेंट मैनेजमेंट सर्विस पे 5% की रेट है वो लग जाएगी, ठीक है। ये भी हो गया आपका। 1400 चेयर एंड सो कूलर्स हायर आउट टू फंक्शन गार्डन अजमेर, ठीक है, फॉर 330 मतलब 3,30,000 इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, including cost of transporting the chair and coolers from Mr. Kajal's godown at a Jaipur to फंक्शन गार्डन अजमेर। मतलब क्या किया कि उसका जयपुर से है ना चेयर और कूलर उठा के कहाँ लेके गया, वो अजमेर में कोई फंक्शन हो रहा है वहां पे लेके गया। ओके, सिंस मिस्टर काजल इज नॉट अ जीटीए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हर आर एग्जाम्प्ट वाइड नोटिफिकेशन, ये डिटेल ये लिख रखा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये थी, कोई चेयर और कूलर को क्या किया उसने, कोई फंक्शन है अजमेर में, उसके लिए क्या किया उसने, यहाँ से वहां शिफ्ट किया, ठीक है ना। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी दिया, ठीक है। और इनका मतलब 3,30,000 में क्या हो गया, चेयर कूलर और आपका ट्रांसपोर्टेशन सारा इंक्लूड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अभी कौन सी सप्लाई आपकी, ये कंपोजिट मिक्स सप्लाई होगी, ठीक है। सारी नेचुरली कनेक्टेड हो गई आपस में, तो तीनों पे कौन सी रेट लग जाएगी आपकी। जो मेन काम किसका है, चेयर और कूलर को क्या किया उसने, किराए पे दिया है, तो दोनों की देखो एक ही रेट दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों पे एक ही रेट लग जाएगी, मतलब तीनों पे 12% की रेट लग जाएगी। बस इसमें ये था, रेट बतानी है आपको कुल मिला के। आंसर देखते हैं एक बार किस तरीके से दिया है। अच्छा, रेट बता दी, देखिए इसके बारे में बाद में आपको लिखना भी, नेचुरली बंडल्ड है, ठीक है ना, सब लिख देना थोड़ा थोड़ा। प्रिंसिपल सप्लाई बता देना, फिर ये आ गया आपका 28%, मिक्स सप्लाई है उसके बारे में बता देना। ये फ्री गिफ्ट आ गया, ठीक है। शेड्यूल 1 की बात है, रेफरेंस लिख देना, ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज बता देना, फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर, जो कि रिलेटेड पर्सन है, 5% आ जाएगा, ठीक है। सबके लिए रेट के लिए पूछा है बस, आपका चेयर एंड कूलर हायर आउट टू फंक्शन, इस पर 12% हो जाएगा, ठीक है आपका, ये बता देना। बस कंपोजिट मिक्स सप्लाई के नीचे डेफिनेशन दे रही है, बता देना, बस ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आपके लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त मौर्य इज एन आर्टिस्ट हु मेक्स कंटेम्प्ररी पेंटिंग, ही इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कोलकाता। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य अपॉइंट ध्रुव कुमार टू ऑक्शन इज पेंटिंग इन महाराष्ट्र। उसने किसको अपॉइंट किया है, ध्रुव कुमार को, कि ऑक्शन करे उसकी पेंटिंग को महाराष्ट्र में। ध्रुव कुमार अरेंज फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल बिडर। अब ध्रुव कुमार क्या करेगा, अरेंज करेगा ऑक्शन को और बिडर को ढूंढेगा, ठीक है। द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड द पेंटिंग इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, हाईएस्ट बिडर को पेंटिंग बिक जाएगी। द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ द पेंटिंग इज इशूड बाय ध्रुव कुमार ऑन द बिहाफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बट इन हिज ओन नेम एंड द पेंटिंग इज डिलीवर्ड टू द सक्सेसफुल बिडर। मतलब जो भी है ना
जब वो आगे फर्दर सप्लाई करेगा ना पेंटिंग को, तो जो बिल बना के देगा ना सेल का बिल, वो किसके नाम से होगा, इसके खुद के नाम से होगा, जो कि कौन है, वो ध्रुव कुमार है, ठीक है, उसके नाम से होगा। एग्जामिन वेदर द ध्रुव कुमार कैन बी कंसिडर एज एन एजेंट ऑफ अ चंद्रगुप्त मौर्य अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द जीएसटी एक्ट 2017। देखिए ये जो शेड्यूल 1 है ना, वहां पे क्या है कि विदाउट कंसिडरेशन भी क्या सप्लाई मान ली जाते वाले केसेस है इसके अंदर। तो उसमें ना एक ट्रांजेक्शन है, अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसको सप्लाई मान लिया जाता है, ठीक है। बशर्ते कि वो एजेंट है ना, वो ऐसा एजेंट होना चाहिए जो खुद के नाम से ना फर्दर सप्लाई का ना बिल इशू करता हो। ओके, मतलब जब वो आगे जब माल बेचेगा ना, तो खुद के नाम से इनवॉइस बनाता हो, तो वो वाला एजेंट है ना वहां कवर है। तो इस केसेस में क्या हो रहा है, ध्रुव कुमार भी क्या कर रहा है, खुद के नाम से बिल इशू कर रहा है ना, सामने वाले। तो ये उस वाली है ना एम्बिट में आ गया, किस वाली में, शेड्यूल 1 वाली में। तो प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशनशिप है ना वहां फॉलो हो गया, और विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई बन जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि ये वो वाला एजेंट है या नहीं है, तो हम बता देंगे हाँ ये वो वाला एजेंट है। आंसर चेक कर लो इसका। आ गया, ठीक है। देखो एट द एंड क्या लिखा, 10 ध्रुव कुमार कैन बी कंसिडर एज एन एजेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य अंडर पैरा 3। बस वो यही पूछ रहा था कि भाई वो उस वाली कैटेगरी वाला एजेंट है या नहीं है। तो उसके बारे में देखिए पूरा वही बता रखा है, देखिए। An activity transaction qualifies as a supply under GST only if undertaken for a consideration and in the course and furtherance of business होना चाहिए, ठीक है। However, supply of goods by principal to his agent, where the agent undertake to supply such goods on behalf of the principal is considered as supply even if made without consideration। मतलब वो वाली उसमें आ रही है, ठीक है, शेड्यूल 1 में आ रही है। तो वहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल एजेंट के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा ना, विदाउट कंसिडरेशन भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, प्रोवाइडेड द इनवॉइस फॉर द फर्दर सप्लाई इश्यूड बाय द एजेंट इन हिज ओन नेम। बस शर्तें क्या थी, जो एजेंट है ना वो क्या करेगा, खुद के नाम से बिल इशू करेगा। फिर वही बात घुमा फिर आगे यही लिखी देखिए, प्रोवाइड दैट वेयर द इनवॉइस फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स इज बीइंग इशूड बाय एजेंट इन हिज नेम, देन एनी प्रोविजन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट वुड फॉल विद इन द, ठीक है, वही बात घुमा फिरा के बोला, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था इसमें भी, ठीक है। तो आपके सारे ना सप्लाई के क्वेश्चन हो चुके हैं, एसएम के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब एक बार आपको इनसे करने के बाद में एक बार खुद आप क्या करना, रिटर्न प्रैक्टिस करना, तो आपकी क्या एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे सारे के सारे, आप एग्जाम में बिल्कुल एकदम ईजी वे में इनको कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इसी तरह जो अपन एसएम की क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय।